तक सीमित है, लेकिन वास्तव में ये मुद्दा पश्चिम बंगाल का ही नहीं है। ये एक बेहद खतरनाक अपीजमेंट का ये फॉर्मूला है, कम्युनल अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का, जिस पर पहले कर्नाटक में, तेलंगाना में और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर इसको ट्राई किया गया है। तमिलनाडु में आंशिक रूप से इसको लागू भी किया गया है, हालांकि बार बार, दर्जनों बार अदालत की तरफ से इस पर कुठाराघात होता है, इसको खारिज किया जाता है। और यह मुद्दा है कि किस तरह अल्पसंख्यकों को और इस परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से मुसलमान समुदाय को ओबीसी और शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब, ये जो कोटा का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, ऐसे लोगों के लिए जो पारंपरिक रूप से ऐतिहासिक सामाजिक कारणों से पिछड़े और वंचित रहे हैं, उन्हें कैसे अवसर दिया जाए आगे बढ़ने का, उनको अफर्मेटिव एक्शन के तहत। फिलहाल जैसा मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि इस पूरे अपीजमेंट को के खेल को लेकर बंगाल में पिछले वर्ष क्या हुआ और इस साल क्या हुआ। साथियों, इस मुद्दे पर हमें विस्तार से बताने के लिए और इसकी पूरी पृष्ठभूमि, और सिर्फ पृष्ठभूमि ही नहीं, इसका राजनीतिक, इसकी क्या आकलन है इसका, ये सब हमें बताने के लिए आज पश्चिम बंगाल के वरिष्ठतम पत्रकारों में एक प्रसेनजीत बख्शी हमारे पास हैं। हम सब पश्चिम बंगाल से संबंधित मुद्दों पर हमेशा प्रसेनजीत दा की ओर ही देखते हैं, और आज ये हमारे अड्डा का सौभाग्य है कि प्रसेनजीत बख्शी जी ने अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा सा हमें इस विषय पर, इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने का समय निकाला है। दादा, आपका बहुत स्वागत है हमारे अड्डा में। मुझे विश्वास है आपको मजा आएगा हमारे अड्डा में शरीक होने में। तो मैं समय नहीं लूंगी आपका, मैं सिर्फ अपने जो हमारे अड्डा के साथी हैं उनको इतना बताऊंगी कि अभी अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की तरफ से एक प्रयास हुआ कि ओबीसी की जो लिस्ट है, जो कि मौजूदा कानून के हिसाब से एक केंद्र सरकार की सूची होती है, एक राज्य सरकारें अपनी सूची तैयार करती हैं कोटा यानी आरक्षण देने के लिए, उसमें किस तरह से उस लिस्ट को स्टे कर दिया है हाई कोर्ट ने, ये कहकर कि इस लिस्ट को लेकर बहुत सी शिकायतें हैं और इसमें जो है एक बड़ा हिस्सा जो है, एक मेजॉरिटी हिस्सा इसमें जो है वो मुसलमान समाज की जातियों को ओबीसी कैटेगरी में डाला गया है, जिससे इस बात की आशंका पैदा हुई है, पिटिशन में कहा गया कि जो वास्तविक रूप से ओबीसी जातियां हैं उनका हक मारा जाएगा। तो दादा, किन आधार पर हाईकोर्ट ने फिलहाल इस लिस्ट को स्टे करके कहा कि नया सर्वे करके लाओ, और क्यों पहले भी ये स्थिति हुई थी और अब फिर हो रही है, इसके पीछे राजनीतिक मंशा, राजनीतिक जो दांव है वो आपको क्या लगता है, क्या है? देखिए स्मिता, पहले तो ये बता दूं कि अदालत की तरफ से क्या क्या सवाल उठाया गया। सवाल यह है कि आपका जो पहले वाला लिस्ट वो हमने पूरी तरह से खारिज कर दिए थे और आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने इसकी जो फिर से जाके सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया और बोला कि पूछा कि क्या ये सही है कि गलत है, वगैरह वगैरह। तो हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया कि जब पुराने वाले जो मुद्दा है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ, अब किस हैसियत से और किस औकात से आप दूसरा लिस्ट लेके आ गए। पहली बात, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पुराने वाले केस है उसको तो सॉल्व होने दीजिए। दूसरी बात उन्होंने बताया कि कोर्ट की तरफ से सवाल उठाया कि आपने जो बैकवर्ड कमीशन को साथ में लेना चाहिए था, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, आप पिछले बार भी बैकवर्ड कमीशन को साथ में नहीं लिया था और इस बार भी नहीं लिया था। तो किस आधार पर आपने ये जो सूची है, इस सूची को आपने बनाया। तीसरी बात यह है कि ये जो सर्वे की बात बताया जा रहा है, ये सर्वे आप इतना तुरंत करके कैसे ले आया है? मतलब जहां पे अगर मान भी जाए कि 2011 की जो सेंसस है उस हिसाब से पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ लोग है, आबादी है,
तो उन लोगों के बीच एक जो सर्वे है वो करने में तो टाइम लगता है, टाइम लगना चाहिए। तो आप कैसे इस तरह से एक सूची बना के हमारे सामने आ गए? और चौथा जो सवाल है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप सबको पता चलेगा क्या इंटरेस्टिंग है कि ये कानून पहले बना था यहाँ पे बंगाल में 1993 में। बाद में 2012 में उसको उसमें अमेंडमेंट लाया गया था। अब ये अभी जो लिस्ट बनाना है वो 2012 में जो अमेंडेड कानून है उसी हिसाब से लाना है, लेकिन उसी हिसाब से ममता बनर्जी की सरकार ला नहीं पा रही है। तो इन्होंने 2012 की कानून रहते हुए भी 1993 के कानून के हिसाब से, जो कानून हमें बोलना चाहिए कि जो रद्द हो चुके हैं, उस कानून के हिसाब से ये सूची बनाकर हाईकोर्ट के सामने आ गए हैं। दादा तो मैंने एक मतलब मिनट यहाँ आपको टोकना चाहूंगी। ये सच है कि ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि एससी एसटी का मुद्दा हो और विशेष रूप से ओबीसी का, तो नेशनल कमीशन को कॉन्फिडेंस में लेकर ही कोई रिवीजन लिस्ट का किया जाता है। लेकिन दोनों ही बार, पिछले वर्ष भी और अभी फिर, ममता बनर्जी सरकार ने ओबीसी कमीशन को विश्वास में नहीं लिया, जिसके चलते पिछले बार एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद इस पे पैदा हुआ, कमीशन की तरफ से शिकायत हुई वगैरह। वो मामला उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। आपको क्या लगता है कि जब एक सेंसस होने वाला है कुछ ही समय के बाद, ऐसी कौन सी राजनीतिक मंशा है, ऐसी क्या जल्दी है ममता सरकार को कि वो बार बार 2-2 महीने में सर्वे दिखा करके और इस तरह से लिस्ट को रिवाइज करने पे इतनी तुली हुई है? देखिए, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं राजनीति में आ रहा हूं 1 मिनट में। एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बंगाल में कॉलेज की जो एडमिशन है वो बंद पड़ा हुआ है इस ओबीसी की चक्कर में, जबकि 1.5 महीना पहले सारे की सारे जो रिजल्ट है वो निकल गए हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड का हो, चाहे वो आईएससी का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो। पहली बात। दूसरी बात है, जो टीचर का नौकरी चले गए और फिर से दोबारा इनका एग्जाम करना है, यहाँ पे भी कोर्ट ने बता दिया कि 2010 से आगे जितने सारे ओबीसी सर्टिफिकेट है सबको खारिज कर दिया, और आगे जाके ये ओबीसी सर्टिफिकेट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब इस एग्जाम में वो ओबीसी सर्टिफिकेट इस्तेमाल भी नहीं हो सकता है। तो ममता बनर्जी किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झांकने की कोशिश कर रही है कि जब ऑलरेडी एक सूची बना हुआ है, कोर्ट ने उस सूची को खारिज करके पुराने 2009 की बनाया हुआ सूची के हिसाब से, चाहे वो कॉलेज एडमिशन हो, चाहे वो नौकरी में एडमिशन हो, ये ऑर्डर दे दिया। अब ये कॉलेज एडमिशन और नौकरी की बहाना देके इन्होंने दूसरा सूची लेकर आ गया। ये है बहाना। असली कारण यह है कि किसी ना किसी तरह से एक किसी ओबीसी सूची को अगर कोर्ट की सामने से उसको पास कराया जाए, तो 8 महीना बाद चुनाव की शुरुआत है मार्च 2026 में। तो जो 30 से 32% मुसलमान है, वो सारे मुसलमानों की सूची में 80 से 85% जो कास्ट है वो सारे मुसलमान कास्ट है। और ये सारे पूरे उसमें ऑलमोस्ट बंगाल की जो 30 to 32% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो सारे की सारे मुस्लिम पॉपुलेशन को इसमें समेट लिया गया है, ऑलमोस्ट सारे की सारे। तो सारे मुसलमानों को जाके बताया जाएगा कि देखो, आपको हम ओबीसी की दायरे में संरक्षण दे रहा हूं, आपकी जो वोट है, तो मैं 30 और 32% जो वोट है उसको इंश्योर करके चुनाव में उतरूंगी, और बाकी जो 10-20% हमारे लिए जरूरी है वो हिंदुओं को किसी ना किसी तरह से फुसला कर बुझा, किसी तरह से हम वोट लेके आएंगे। कारण सिर्फ यही है। मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन एक नेचुरल सा एक करोलरी यहाँ ये पैदा होता है, एक प्रश्न उठता है स्वाभाविक कि ममता बनर्जी का तो मुस्लिम वोट बैंक इस कदर इंटैक्ट है कि लोग कहते हैं कि उनकी जो गिनती है वो 30% के बाद शुरू होती है। तो फिर भी इस तरह की डेस्परेशन उनकी ओर से क्यों हो रही है, ये भी यहाँ पर एक राजनीतिक रूप से एक उत्सुकता का सवाल है। आपने जो कानूनी स्थिति पैदा हुई है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे अड्डा के साथियों के लिए समझाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ मिनट और हमारे साथ बने रहें।
मैं एक बार विनोद जी के पास आना चाहती हूँ, जो हमारे अड्डा में आज जुड़े हुए हैं शुरू से। विनोद, आपने ये गौर किया होगा कि ठीक है, इस वक्त ये पूरा विवाद ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार की ओबीसी लिस्ट को लेकर बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी ये विवाद पैदा हुआ था और एक ये कानूनी मसला है। लेकिन क्या ये वास्तविकता नहीं है कि आंध्र प्रदेश जब अनडिवाइडेड आंध्रा था, तो भी बार बार कोर्ट से वो 4% जो रिलीजियस आरक्षण है, जो कि संविधान में बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने याद दिलाया है कि आप धर्म आधारित आरक्षण, रिलीजन बेस्ड कोटा नहीं कर सकते, फिर भी उसको बार बार लाया गया, कोर्ट तक जाकर खारिज हो जाता है, लेकिन उस पर बातचीत करके, कैंपेन करके वोट ले लिए जाते हैं। आज तेलंगाना में यही हो रहा है, कर्नाटक में यही प्रयास किए गए, और फिर भी चोरी छुपे बैकडोर से कई मुस्लिम जातियां ऐसी हैं जिनको एससी में, ओबीसी में, खासकर ओबीसी में दबे पांव आरक्षण की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसको लेकर काफी असंतोष और अनरेस्ट भी होता है, क्योंकि वास्तविक जो ओबीसी समाज है, जो जातियां हैं, जो क्लासेस हैं, उनको इससे उनका हक बुरी तरह मारा जाता है। देखिए पिताजी, मुझे लगता है कि इस मामले को केवल इस दृष्टि से नहीं देखे कि पश्चिम बंगाल सरकार काम कर रही है, ऐसा कर रही है। जहां पर भी वो डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं, या अगर डोमिनेंट नहीं भी हैं, तो वो इस तरह का दबाव बनाते हैं कि आपको मजबूरी में आपको मानना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, 2 साल पहले, 10 साल पहले। ममता बनर्जी की सरकार कितने साल पुरानी है, तीसरा या चौथा टर्म है उनका। लेकिन आप अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाइए, तो जो लखनऊ पैक्ट के बाद या बाकी जो हिस्टोरिकल वो हैं, वो किस तरह से ब्लैकमेलिंग करते रहे हैं, और 25%, 20% हो करके वो हमेशा से दबाव इस तरह का बनाते रहे हैं कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो उसको हमेशा हाशिए पर रखते रहे। तो ये एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब रही बात यहाँ पर, चाहे वो तो कर्नाटक आप की ये बात बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों के शासन में जो कम्युनल अवार्ड की बात आई थी, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी को दूसरे रूप में आज आरक्षण के रूप में हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में। एक तो वो एस्पेक्ट है, दूसरा ये कि वो अपनी बात मनवाते हैं, वो एक साथ बात करेंगे। वो बात तो ओबीसी की कर रहे हैं। क्या पूरा का पूरा समाज बैकवर्ड है? पूरा का पूरा 90%, 95% ओबीसी वेस्ट बंगाल में हो गया है, लिस्टिंग हो गई है। कर्नाटक में 100% ओबीसी लिस्ट में आ गया है, तेलंगाना में लगभग वही हाल है। तो क्या ये जो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज है, ये पूरा का पूरा ओबीसी है? नहीं है ओबीसी। लेकिन चूंकि वो वोट एक साथ करते हैं, दादा जैसे बता रहे थे कि 30% से 32% लोग हैं वो वोट करेंगे। आप कह रही थी कि 30% से उनकी गिनती शुरू होती है। मैं कहता हूं कि उनकी गिनती 40% से शुरू होती है। इसलिए कि ये जो 30% है, ये 10% पर इतने प्रभावी है कि या तो उनको अपने हिसाब से वोट करवाते हैं, या अपने हिसाब से वोट अगर नहीं भी करवा पा रहे हैं तो उनको वोट नहीं करने देते हैं। तो ये लगभग 35, 36 से 38% का मामला है। उसमें जो 70% है, उसमें से 10-12% लोग ऐसे हैं जिन पर ममता बनर्जी चुनाव के समय अपना हाथ तोड़वा लेंगी, पैर तोड़वा लेंगी, या बंगला सेंटीमेंट बताने लगेंगी। मैं एक छोटी सी बात कह के बात शुरू करता हूँ। हमेशा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम देवी उपासक हैं, राम से हमको क्या लेना देना, हमको हनुमान से क्या लेना देना। एक छोटी सी बात बताता हूँ। सबसे बड़े रिवियर सेंट जो पश्चिम बंगाल में है, जिनको रामकृष्ण परमहंस है, मतलब वन ऑफ द रिवियरेस्ट सेंट में से है, जिनके नाम पर रामकृष्ण मिशन है। उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम गदोधर चट्टोपाध्याय था। अब इसके दो हैं। गदोधर का मतलब हुआ भगवान बजरंग बली। अगर वहां की सांस्कृतिक रूप से आप राम को नहीं मान रहे हो, तो कोई व्यक्ति आज से 200 साल पहले अपने बेटे का नाम गदोधर क्यों रखेगा? और उनके मिशन का क्या नाम है? रामकृष्ण मिशन। आप कह रहे हो कि हम रामकृष्ण को मानते ही नहीं। ये एलियनेट करने की कोशिश है। ये पूरे समाज को एक दूसरे समाज के बरक्स खड़ा करने की कोशिश है। ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स इसी पर समअप करती है। चूंकि इन्फिल्ट्रेशन के कारण वहां की डेमोग्राफी बदल गई है। जो पॉपुलेशन 10% थी 1947 में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लखनऊ पैक्ट की बात है, उस
का सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे ज्यादा खामियाजा पश्चिम बंगाल के लोगों ने या बंगाल के लोगों ने भुगता है। ये वही बंगाल के लोग हैं जिन्होंने 1905 में, जब तक मुस्लिम लीग और बनी नहीं थी और कांग्रेस मजबूत नहीं थी, तब तक मुस्लिम लीग नहीं बनी थी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मुस्लिम लीग बनी नहीं थी, 1906 में बनी, और कांग्रेस उतनी पावरफुल नहीं थी। पश्चिम बंगाल की जनता ने 1905 के विभाजन को नकार दिया था सड़क पर आकर के। आज वही हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये सीधे सीधे ममता बनर्जी की अपनी पॉलिटिक्स है, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। कुल मिलाकर के मुझे इसमें वो लग रहा है। और इस बात को भी क्रेडिट देना चाहिए कि मुसलमान जब अपने कम्युनिटी की बात आता है, वो ओबीसी भी बना रहेगा, फायदा भी लेगा। पसमानदा का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है नहीं, लेकिन उसका फायदा लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो 5% लोग जो हैं, उनके अशराफ लोग, वो सारा मलाई खाएंगे। जी स्मिता जी। चलिए, मुझे लगता है विनोद जी आपने एक साथ कई सामाजिक मुद्दे इसमें आपने उठाए हैं, कई इसके पहलू और इसका ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है। मैं जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है, मैं इस अड्डा को बहुत लंबा नहीं करना चाहती, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा देर तक न रोकना पड़े, इसके लिए मैं प्रसेनजीत दास से जल्दी से 2-3 पहलू जो आपने उठाए हैं और जो मूलतः प्रश्न मैंने पहले रखा था वो जानना चाहूंगी। दादा, पहली बात कि ऑपोजिशन की ओर से अदालत तो खैर अपना काम कर ही रही है, क्या आपको लगता है कि ये बार बार ओबीसी लिस्ट रिवाइज करने का जो ये प्रयास है ये सफल हो पाएगा अगले विधानसभा चुनाव से पहले? अगर नहीं होगा तो ये जो लिस्ट कैंसिल हो चुकी है जिससे ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसिल हैं, वो लोग के लिए कौन सा रास्ता, उनके लिए क्या सॉल्यूशन निकलेगा? और तीसरा सवाल जिसकी तरफ विनोद जी इशारा कर रहे थे, क्या ये टू नेशन थ्योरी को एक तरह से बैकडोर से या दबे पांव लागू करने की कोशिश है क्या? देखिए, सब पहले तो ये बता दूं कि कानूनन ये होना मुश्किल है, क्योंकि कानून ने कह दिया, अदालत ने कह दिया कि 2009 का जो सूची है उसी सूची के हिसाब से आप लोगों को नौकरी दे और जो कॉलेज में एडमिशन है वो करते रहिए। ऐसा नहीं है कि अदालत ने कोई रुकावट डाल के रखे हैं, अदालत की तरफ से ये साफ कर दिया गया। उसके बाद भी अगर जिस तरह से ऐसा किया जा रहा है, इसके कारण अदालत अपना गुस्सा प्रदर्शन किए हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि चुनाव में थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बार ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस में किसी जगह पे चिढ़ है, किसी जगह पे शायद, मैं इतना टाइम नहीं है, मैं और कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल दे सकता था कि जहां पे मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। आज 0 आवर में आप ये कह रहे हैं कि अपने मुस्लिम वोट बैंक में कहीं ना कहीं कुछ टूट रहा है, कुछ एग्जैक्टली ये आशंका ममता बनर्जी के अंदर है, क्योंकि खासकर से पहलगांव घटना के बाद और मुर्शिदाबाद घटना के बाद, इन दोनों घटना हो जाने के बाद जो अपर लेवल की पढ़े लिखे मुसलमान है, उनके मन में एक सवाल उठने लगे हैं कि बिना मतलब हम लोग हर जगह पे निशाना बन जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से टेररिस्ट आके करके जा रहा है, नहीं तो हमारी यहाँ पे मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी का जो चेला चपेटे है वो लोग भी हमारा नाम बदनाम कर रहा है। तो ये सब मिलके हो सकता है कि मुसलमान पूरी तरह से वोट देने के लिए ना निकले, या अगर निकले भी उसमें से कुछ, क्योंकि देखिए मुर्शिदाबाद में जो जगह है वो जगह अधीर चौधरी का है। अधीर चौधरी को पिछले, दादा माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूँ, लेकिन हमारे अड्डा के साथियों के लिए समझने के लिए मैं पूछ रही हूँ, अगर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में कहीं ना कहीं कुछ डेंट होता है, आपको क्या लगता है ये वोट किधर जाएगा? क्या वापस सीपीएम को जाएगा या कोई नए ऐसे छोटे मोटे खिलाड़ी हैं जो खड़े होंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए स्मिता, जरूरी है कि यहाँ पे मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो 5-6 डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो उसमें मुर्शिदाबाद और मालदा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मुसलमान कंसंट्रेटेड है। ये सच है कि बाद में बढ़ के साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, नदिया, दिनाजपुर, ये सब जगह पे है, लेकिन ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस का काफी दबदबा अभी भी है। अधीर चौधरी हार गए हैं, लेकिन बगल वाले सीट में से उनका भतीजा ईशा खान चौधरी जीत गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि
मुर्शिदाबाद और मालदा से कांग्रेस पूरी तरह से सफाया हो गया। तो ये अगर मुर्शिदाबाद मालदा में जितने सारे असेंबली सीट है, वहां पे अगर ये मुसलमान समाज कांग्रेस को वोट देने लगे, मैं वाम मोर्चे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल, तो ये अगर कांग्रेस को वोट करने लगे तो कम से कम मुर्शिदाबाद मालदा से अगर तृणमूल को कुछ नुकसान उठाना पड़ा तो वो इन टोटलिटी असेंबली की जो 294 नंबर है 294, उसमें हो सकता है कि ममता को किसी तरह की कमी आ जाए। इसी डर के मारे मुर्शिदाबाद में इस तरह की सफाया अभियान चलाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुओं को वहां पे जो 10-20% बचा हुआ है उसको साफ कर दे, और इस तरह से एकदम ओबीसी सूची को किसी ना किसी तरह से अदालत की मंजूरी मिल जाए कि हम मुसलमानों को जाके बोले कि आपके लिए हमने 100% ओबीसी कर दिए हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। मुझे लगता है दादा फिलहाल तो आपने बहुत अच्छे से इस मुद्दे को, मैं मानती हूँ ये जटिल मुद्दा है क्योंकि इसका एक सामाजिक पहलू है, रिलीजन बेस्ड है, और उस पर से इस समय अदालत, जुडिशियरी इसमें जुड़ी हुई है, तो कानूनी इसके दांवपेच भी हैं। लेकिन ममता सरकार बार बार इस चीज को करना चाह रही है। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे। विनोद जी आप जल्दी से अपनी बात जोड़े तो फिर हम इस अड्डा को विराम देंगे। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि ये मुद्दा जटिल है और ये लगातार इवॉल्व हो रही है ये सिचुएशन। तो बहुत जल्द एक और अड्डा हम इस पर करेंगे और आशा करेंगे आप दोनों फिर हमसे जुड़ सकें जब इस मामले में कुछ डेवलपमेंट होगी। विनोद जी। मुझे इसमें सिर्फ एक लाइन दो लाइन में एक बात कहनी है कि मुस्लिम वोट जो दादा कह रहे थे वो एक अलग तरह से एक बड़ा सेक्शन एलिएनेटेड फील कर रहा है कि अननेसेसरी उनको दोषी बनाया जाता है। दूसरी तरफ हिंदू वोटर जो है वो इतना ज्यादा पीड़ित हो गया है कि वो अब शायद सड़क पर उतर करके बैकलैश नहीं झेलना चाह रहा है, वो चुपचाप मौके का इंतजार कर रहा है और इस बार वो मौके का उपयोग करने के मूड में है। इसलिए कई बार ये होता है कि ठीक है हमको मारते रहो मारते रहो मारते रहो, जिस दिन हमको मौका लगेगा हम ऐसा पलटवार करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये जो साइलेंस है जिसको इरी अंग्रेजी शब्द में इस्तेमाल करते हैं, ये जो इरी ऑफ साइलेंस है दैट इज मोस्ट टेलिंग थिंग फॉर वेस्ट बंगाल। एग्जैक्टली और ममता बनर्जी से ज्यादा पब्लिक पल्स समझने वाला शायद बंगाल में या पूरे देश में अभी पॉलिटिशियन काफी कम है। तो बिल्कुल जैसा दादा ने कहा कि अगर बंगाल के वोटर के मानस में, उसकी थिंकिंग में किसी तरह का कोई बदलाव होगा ममता बनर्जी के विरोध में, या कोई अंदर से एक साइलेंट रिएक्शन उसमें होगी, तो जैसा दादा ने कहा शायद इस पल्स को समझ जितनी होशियारी से और जितनी तत्परता से ममता बनर्जी समझ सकती हैं कोई नहीं समझ सकता। सब इस बात के लिए, मुझे नहीं लगता किसी को इस बात में मतभेद होगा कि पश्चिम बंगाल के मतदाता को ममता बनर्जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन आप दोनों साथियों ने, प्रसन्नजीत दा आपने और विनोद जी आप दोनों ने इस मुद्दे को इतनी समग्रता में और इतने अच्छे से हमारे अड्डा के साथियों के लिए एक्सप्लेन किया इसके तमाम पहलू। फिलहाल समय है आप दोनों का, हम अड्डा की तरफ से धन्यवाद करेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि जब इस मुद्दे में और कुछ आगे बढ़ेगा डेवलपमेंट तो आप हमारे साथ दोबारा जुड़ सकें। फिलहाल हम इस अड्डा को यहीं पे विराम देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।